महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में महज कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन जीत हार से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर अंदर खाने जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि कई पार्टियों के मेल से बने इस गठबंधन में मुख्यमंत्री फेस के कई दावेदार हैं। महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बता रही है, तो कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले का चेहरा सामने लाया जा रहा है, जिस पर संजय राउत ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा, आखिर कांग्रेस हाईकमान पटोले को सीएम चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहा है? जब तक वे लोग नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि नाना पटोले सीएम बन रहे हैं? हालांकि नाना पटोले ने भले ही एमवीए की जीत का दावा किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री फेस पर चुप्पी साध दी। हमारी सीटें 250 के ऊपर महाराष्ट्र में आएंगी चुन के, और बहुमत की सरकार महाविकास अघाड़ी बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर बाद में फैसला होगा, बाद में हाईकमांड करेगा। तो दूसरी तरफ महायुति में भी चुनावी नतीजे और सीएम फेस को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, नतीजे आने के बाद मिल बैठकर फैसला लिया जाएगा। यानी जीत का दावा भले ही दोनों तरफ से हो रहा हो, लेकिन सीएम फेस पर दोनों गुट में कंफ्यूजन है। ऐसे में महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन और किस पार्टी का नेता विराजमान होने वाला है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर गौतम अडानी अमेरिकी कोर्ट के फैसले से विवादों में घिर गए, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। और कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अडानी समूह पर आरोपों के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। इस बीच अडानी समूह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। अडानी ग्रुप ने बयान जारी करते हुए न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को आधारहीन बताया। ग्रुप की ओर से कहा गया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं और आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं। कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। इधर बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों पर करारा जवाब दिया। न मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान कई जगह हिंसा भड़की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने अब नया सबूत पेश कर दिया। और सोशल मीडिया पर पोस्ट में एक पुलिसकर्मी की तस्वीर साझा की, जिसमें उसके हाथ में पत्थर है। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। दरअसल मीरापुर में वोटिंग के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी हाथ में पिस्टल निकालकर कुछ वोटर्स को गोली मारने की धमकी देता नजर आया था। इस वीडियो को खुद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था और पुलिस पर महिला मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया था। भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो कैमरे पे थे, जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं इस मामले में अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा। पुलिस ने अखिलेश यादव के दावे को गलत बताया और कहा कि ये सिर्फ आधी हकीकत है। पुलिस के मुताबिक ककरौली इलाके में दो पक्षों में झड़प की सूचना मिली थी, जिसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन पर पत्थरबाजी हुई, जिसके तहत हल्का बल प्रयोग किया गया था। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इस मामले में 28 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान पोस्टर वॉर जारी था, तो वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद अब लेटर युद्ध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता के नाम खुला पत्र लिखा।
जिसमें उन्होंने मतदान के दौरान प्रशासनिक दबाव और तमाम बातों का जिक्र किया। अखिलेश ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव पीडीए की एकजुटता, मान सम्मान और अधिकारों को नकारने वाली प्रभुत्ववादी भाजपा के खिलाफ प्रदेश की 90% आबादी के चुनाव थे। नकारात्मक बीजेपी और उसकी निरंकुश सरकार की तानी हुई बंदूक भी पीडीए के लोगों का हौसला ना तोड़ सकी। भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति नैतिक रूप से सभी 9 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। अब आप सबसे आग्रह है कि अपने वोट की रक्षा करें और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही थोड़ा विश्राम करें और फिर जनसेवा के लिए निकल पड़े। इधर अखिलेश यादव के इस खुले पत्र पर अब बीजेपी ने भी निशाना साधा और करहल में एक लड़की की हत्या पर सवाल उठाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव का पीडीए जनता को गुमराह करने का फर्जी खेल है। करहल में गरीब दलित समाज की बेटी ने सिर्फ भाजपा को वोट देने की बात कही तो सपा के गुंडों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। ये नृशंस घटना पूरे यूपी को झकझोरने वाली है। अगर इन अपराधियों को सपा मुखिया का संरक्षण और उनसे गहरा रिश्ता न होता तो बेटी आज जिंदा और सुरक्षित होती। दरअसल बुधवार को यूपी में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगह से हंगामे और बवाल की खबरें आई थीं। एसपी ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। कई जगह बुर्के को लेकर भी सवाल उठे थे। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की थी। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने मीरापुर में फिर वोटिंग की मांग की है। मीरापुर के 52 बूथों पर फिर हो मतदान। आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, रिवॉल्वर तानने वाले एसएचओ पर भी एक्शन लिया जाए। चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है और मीरापुर के 52 बूथों में फिर से मतदान कराने की मांग रखी है। रिवॉल्वर तानने वाले एसएचओ पर भी एक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग को अब समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। हालांकि 23 तारीख को नतीजे आने हैं और उससे पहले ये चिट्ठी लिखी गई है। आज 21 तारीख है, यानी सिर्फ कल का दिन है अगर चुनाव आयोग को कोई फैसला लेना है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां मां पाटेश्वरी देवी की पूजा की। साथ ही सभी सीटों पर जीत के लिए दुआ मांगी। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने मां पाटेश्वरी देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर में स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और गौ सेवा भी की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गायों को चारा और गुड़ खिलाया। इस दौरान उन्होंने गौशाला की व्यवस्था के बारे में मंदिर के महंत से जानकारी ली। एक दिन पहले मतदान के दिन जहां सीएम योगी अयोध्या में थे, वहां दर्शन पूजन किया था। वहीं अगले दिन उन्होंने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी के दरबार में मत्था टेका। दरअसल 9 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल सामने आने के बाद बीजेपी में काफी उत्साह नजर आया। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलती दिखाई दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी तो सीधे अलग अलग शहरों में बैठे मौलानाओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिल्म को धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा। फिल्म के जरिए इतिहास के पन्ने पलटे तो सियासी गदर मच गया। गदर क्यों, वो बाद में बताएंगे। पहले फायर ब्रांड योगी से जानिए साबरमती पर उनकी रिपोर्ट। विक्रम मेसी और उनकी पूरी टीम ने सराहनीय प्रयास किया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यानी योगी की रिपोर्ट में साबरमती को 10 में 10 नंबर मिले तो उन्होंने फिल्म साबरमती रिपोर्ट को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। इतना ही नहीं, लखनऊ में 3 दिन तक फिल्म को फ्री दिखाने का फैसला किया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात को तीखी मिर्ची लग गई। उस पर साबरमती फिल्म बनी है और उस फिल्म को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत उत्साहित हैं। मगर हुकूमती सतह पर उसमें दिलचस्पी दिखाना या उसमें इन्वॉल्वमेंट होना ये किसी हद तक मुनासिब नहीं है। मौलाना को फिल्म में मजहब नजर आ रहा है, जबकि कलाकारों को कहानी में इतिहास की झलक दिख रही है। पर्दे पर उस अतीत को उतारा गया जिसे जनता तक आने में 22 साल लग गए। ये जो फिल्म है एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे 22 वर्ष लग गए हैं सिनेमा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। बहरहाल फिल्म सिनेमा घरों में आ चुकी है और दर्शकों को पसंद आ रही है।
अब सियासत ढूंढने वालों की आंख पर ही मजहबी चश्मा लगा हो तो भला क्या किया जा सकता है। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। साथ ही ममता सरकार की तुलना तानाशाह किम जोंग से की। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। न यहाँ हमारी बेटी सुरक्षित है बंगाल में, न यहाँ लोग सुरक्षित है। ये किम जोंग की सरकार है। किम जोंग की सरकार बहुत दिन नहीं चलता। इस दौरान गिरिराज सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में नहीं है, यहाँ के मुस्लिम गुंडों के हाथ में है। और ममता बनर्जी के रहते जो रेड कारपेट बिछा के रखे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल कभी मदर ऑफ टेक्सटाइल हुआ करता था, लेकिन बाद की सरकारों ने और ममता बनर्जी ने इसे तबाह कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जिन उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला किया गया, उनमें छतरपुर विधानसभा सीट से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वासनगर से दीपक सिंगला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह नेताजी, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान, गोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सोमेश शौकीन के नाम शामिल हैं। 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है। लेकिन पहली लिस्ट में दूसरे दलों से आए 6 नेताओं को टिकट देने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। पहली लिस्ट में एक भी मंत्री का नाम नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, सत्येंद्र जैन का नाम नहीं। ये साफ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व हिल चुका है। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने का अनुमान है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा दिया। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की तारीख नजदीक आते ही सियासी संग्राम अब तेज हो गया है। निशाने पर है केजरीवाल का बंगला, जिस पर आज बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर दिल्ली बीजेपी की टॉप लीडरशिप प्रदर्शन करने पहुंची और केजरीवाल पर सवाल दागा कि बंगले को बनाने में इतना पैसा कहां से आया। अपने लिए एक शानदार राजमहल बनवाया। 53 करोड़ रुपया जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च हुआ, उसके लिए टेंडर कॉल नहीं किए गए। तो जो राजमहल बनाया गया है उसके ऊपर कुल 179 करोड़ रुपया खर्च हुआ। बेशकीमती पर्दे, सोने का कमोड, यानी बीजेपी के तरकश से वो तीर छूटे जो केजरीवाल को सीधे दिल में जाकर चुभे। टैक्स का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, जो लोग टैक्स देते हैं उनका पैसे का मिसयूज हुआ है। और जिस तरीके से महल बनाया गया, तो उसके जो नए घोटाले आ रहे हैं उसके बारे में, उसके विरोध में ये प्रदर्शन आज का है। यानी बहाना करप्शन और केजरीवाल का बंगला है और निशाना फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव। तभी तो बीजेपी बार बार इस बार जीत पर जोर देती नजर आई कि अभी तो विकेट गिरनी शुरू हुई है। यानी दिल्ली का दंगल अब और तेज होता जा रहा है। एक तरफ चौतरफा गिरी आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ फुल फ्लैश हमलावर बीजेपी। देखना होगा सियासी दंगल में जनता किसका मंगल करती है। दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित हवा से लोग परेशान हैं। स्कूल और तमाम दफ्तरों को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के एक कोने में ऐसा घर है जहां का AQI हमेशा 13 बना रहता है। और इसके पीछे वजह है इस घर की अनोखी डिजाइन। इस घर में कंक्रीट पर पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पेंट की जगह चूने से पुताई की गई है। इतना ही नहीं, घर में आने वाली हवा भी पूरी तरह फिल्टर होकर आती है और इसके लिए खास तरीके से तैयारी की गई है। इसके अंदर से अंदर आपको दिखाएंगे पंखा खींच रहा है, तो जब इसके अंदर से हवा निकल जाती है, एक तो वो ठंडी हो जाती है। गर्मियों में बाहर 45 डिग्री है, हमारे घर में 25 है, कोई एयर कंडीशनिंग। और
यहाँ बाहर AQI 500, 400, 1000 जो मर्जी हो, हमारे घर में 5 और 10 है। साथ ही इस घर के अंदर 1500 अलग अलग किस्म के पौधे हैं, जिनके जरिए छोड़े गए ऑक्सीजन से हवा पूरी तरह से शुद्ध रहती है। फिर भी आप देखिए, किसी घर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपको अभी 13 और 24 है, और अगर इसका हम एवरेज निकालें तो AQI 13 है हमारा। ये घर अपने आप में अद्भुत है। जहां सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा 15 के नीचे नजर आता है, वहीं गर्मियों में घर के अंदर का तापमान बिना एयर कंडीशन के 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। पाकिस्तान की वजह से जम्मू कश्मीर की हवा भी जहरीली होती जा रही है। जम्मू समेत पाकिस्तान की सीमा से सटे कई इलाकों में AQI का स्तर 200 से 250 के बीच पहुंच गया है, जिसका असर लोगों पर पड़ा और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ प्रशासन भी एक्शन में आया और जगह जगह फॉगिंग मशीनों के जरिए पानी का छिड़काव किया गया। जम्मू से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां फॉगिंग मशीनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा था। दरअसल पाकिस्तान के कई शहरों में AQI का स्तर खतरे की सीमा से काफी ऊपर रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और मुल्तान में तो AQI का स्तर 1500 के ऊपर दर्ज किया गया। पाकिस्तान में बढ़ते प्रदूषण का असर जम्मू और बॉर्डर के इलाके जैसे कठुआ और सांबा में भी देखा गया, जहां पिछले कुछ दिनों में AQI का स्तर 200 और 250 के बीच पहुंच गया। इसका तो कोई बाउंड्री नहीं है। जो पोल्यूशन है वो अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस नेशंस जो है ये चलते हैं, तो इसके कारण जो है जो नियर बाई एरियाज हैं या नियर सराउंडिंग स्टेट्स हैं, तो इन जगहों पे जो है सबसे ज्यादा असर रहता है। इसके साथ ही मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट को भी बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना गया। तो केन्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय उद्योगपति के साथ हुई डील को, एनर्जी और पेट्रोलियम से जुड़ी डील को रद्द करने का ऐलान। एजेंसीज एंड पार्टनर नेशंस दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसीज विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA। अगली खबर का रुख करेंगे। कभी OTP से फ्रॉड, कभी डिजिटल अरेस्ट, कभी अश्लील चैट कर ब्लैकमेलिंग, साइबर संसार में तेजी से पनपे इन अपराधों पर अब केंद्र सरकार ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है, जिसमें साइबर ठगों को हिलाकर रख दिया है। गृह मंत्रालय की 14C विंग ने कार्रवाई करते हुए हजारों संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। नंबर्स की बात करें तो अब तक 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद किए जा चुके हैं। विदेशी व्हाट्सएप नंबर के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था, जिसे अब ब्लॉक कर दिया गया है। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे देशों से कई व्हाट्सएप नंबर एक्टिव थे। इन्हीं नंबरों से अपराधी फोन पर डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन AI टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर अपराधियों पर ही सरकार ने अब स्ट्राइक किया। यानी साइबर अपराधियों के साथ सरकार ने तू डाल में पात वाले स्टाइल अपनाई। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ताल्लुक रखने वाला एक कारोबारी, जिसकी अमेरिका में हत्या कर दी गई है। घटना उस वक्त हुई जब कारोबारी एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी कार पर हमला कर उन्हें गोली मार दी। वारदात को अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के एटलांटा शहर में अंजाम दिया गया। डॉक्टर श्रीराम सिंह मूल रूप से यूपी के गोंडा के रहने वाले थे। 1990 में एटलांटा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। फिर 2 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर व्यापार में कदम रखा। मारे गए कारोबारी का एटलांटा, कोलंबस और मिडलैंड में शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, होटल और रेस्टोरेंट्स की चेन थी। पुलिस अब बात की जांच कर रही है कि मर्डर के पीछे कोई बिजनेस राइवलरी तो नहीं। घटना के बाद अमेरिका में रहने वाली उनकी पत्नी और बेटे गमजदा हैं। परिवार ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री से मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अमेरिका में रह रहे उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की अपील भी की है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश से पंजाब तक पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी पुलिस ने एक ही रात में 3 एनकाउंटर किए हैं, तो पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से उठाकर भाग रहे बदमाश को गोली मारी। लेकिन सुर्खियों में रहा यूपी पुलिस का बुलेट एक्शन। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा के बिसरक इलाके की है, जहां चेन स्नैचिंग के 24 मामलों में वांटेड बदमाश की लोकेशन मिली तो पुलिस ने घेराबंदी कर दी, लेकिन दोनों तरफ से गोलियां चली और पैर पर गोली लगते ही बदमाशी निकल गई। दूसरा एनकाउंटर यूपी के कानपुर देहात में तब हुआ जब चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में यूपी पुलिस की बंदूकें भी गरज उठी और गोली बदमाश के सीधे पैर पर जाकर लगी। एनकाउंटर की तीसरी तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां 20 लाख की लूट कर भागे बदमाश को जब घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने फायरिंग की और जवाबी गोलीबारी में घायल हो गया। यूपी स्टाइल में पंजाब पुलिस ने भी एक बदमाश को पैर पर गोली मारी, वो भी उत्तराखंड की सीमा में घुसकर पहले पकड़ा, फिर पंजाब में भागने की कोशिश कर रहे 17 मामलों में वांटेड बदमाश के पैर पर गोली मारी।
दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद अब बीकानेर हाउस को भी अटैच करने का आदेश आ गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद कुछ अधिकारी नोटिस के साथ बीकानेर हाउस पहुंचे और ढोल बजाते हुए बीकानेर हाउस के गेट पर नोटिस को चिपका दिया। राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का स्वामित्व है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और नोखा नगर पालिका के बीच विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश जारी किया। दरअसल एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नोखा नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश 21 जनवरी 2020 को जारी हुआ था, लेकिन नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को उस दिन अदालत में पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया था। दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद अब बीकानेर हाउस को भी अटैच करने का आदेश आ गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश तो दिया ही, ये हमने आपको बताया, लेकिन अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के सप्लायर चेन का भंडाफोड़ किया। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए। लेकिन इस मामले की छानबीन के दौरान जो जानकारियां सामने आई वो चौंका देने वाली थी। जांच के दौरान पता चला कि नेशनल लेवल का एक शूटर इन आरोपियों को कारतूस सप्लाई कर रहा था। जानकारी के मुताबिक नेशनल लेवल का शूटर हिम्मत देशवाल जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गों को कारतूस सप्लाई कर रहा था। आरोप है कि हिम्मत देशवाल को जो कारतूस सस्ते दामों पर प्रैक्टिस के लिए मिलती थी, वो उन कारतूस को महंगे दामों पर गैंगस्टर को बेच देता था। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से फाइन क्वालिटी की 14 पिस्तौल और 34 कारतूस और मैगजीन बरामद किए। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का मैसेज मिला था कि हथियारों की खेप आ रही है, उसे लेना है। आरोपियों ने एक वारदात को अंजाम देने के लिए इन हथियारों और कारतूसों को हासिल किया था। जल्द ही दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था, लेकिन इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को धर दबोचा। नेशनल शूटर हिम्मत देशवाल भिवानी जेल में बंद था, जिसे अब क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली लेकर आई ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। मध्य प्रदेश के सागर में 2 बेटियों ने रूढ़िवादी रिवाजों को तोड़ते हुए बेटे होने का फर्ज निभाया। दोनों बेटियों ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। और जिसने भी ये दृश्य देखा उसकी आंखें नम हो गईं। अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देते इस बेटी की सभी ने सराहना की। दरअसल इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर मनोज पुष्पत की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। चूँकि उनका कोई बेटा नहीं था, इसीलिए ये सवाल खड़ा हो गया कि उनको मुखाग्नि कौन देगा। तभी उनकी दोनों बेटियों ने वहां मौजूद लोगों के सामने मुखाग्नि देने की इच्छा जताई। लोगों ने भी उनका समर्थन किया, जिसके बाद दोनों बेटियां अर्थी के साथ घर से चलीं और शमशान घाट पहुंचकर पिता की मुक्ति के लिए हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात पते की। महाकुंभ 2025 की भव्य तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ क्षेत्र टेंट से सजने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर अखाड़ों का नगर प्रवेश भी शुरू हो गया है। और ध्वज पताका जयकारों के बीच श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा का भव्य नगर प्रवेश हुआ। करतब दिखाते नागा सन्यासियों का कारवां सड़क पर निकला तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। नागा सन्यासी हर किसी के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं चांदी के सिंहासन पर आसीन महामंडलेश्वर अखाड़े का वैभव दिखाते हुए चल रहे थे। नगर प्रवेश की शुरुआत अरैल स्थित तपस्वी आश्रम से अखाड़ा के महामंत्री श्री महंत सत्यगिरी और महंत श्याम दास के नेतृत्व में हुई। महाकुंभ से पहले बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और जूना अखाड़े के संतों का नगर प्रवेश हो चुका है। नगर प्रवेश में घोड़ों पर सवार होकर नागा साधु चले। कुछ अघोरी की वेश में करतब दिखा रहे थे। इनके पीछे अखाड़े की धर्म ध्वजा लेकर संत चल रहे थे। 4 संत अखाड़ा के आराध्य श्री सिद्ध गणेश भगवान की पालकी चला रहे थे। यात्रा अरैल बांध रोड से नया पुल के नीचे पुराना पुल से होते हुए नैनी एग्रीकल्चर से बढ़कर मड़ौका स्थित आश्रम तक पहुंची। इधर प्रयागराज मेला क्षेत्र में जमीन आवंटन के बाद अब संगम तट पर संतों का मेला लगना शुरू हो गया है। आज से शिविर निर्माण के लिए अखाड़ों ने भूमि पूजन का काम शुरू कर दिया। और पहली बार जूना, आवाहन, अग्नि, निरंजनी और आनंद अखाड़े का एक साथ भूमि पूजन हुआ। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया।
भूमि पूजन से पहले दोनों अखाड़ों के संतों ने गंगा पूजन भी किया। इस पूजा के जरिए महाकुंभ के बिना किसी बाधा के पूरे होने की संतों ने कामना की और ऐसी मान्यता है कि भूमि पूजन के साथ ही महाकुंभ क्षेत्र में देवताओं का प्रवास शुरू हो जाएगा। तस्वीरें जो है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये भूमि पूजन का जो क्रम है वो चल रहा है। तमाम जो संत हैं वो आहुतियाँ जो है वो डाल करके इस पूजन को एक तरीके से सफल बनाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। छावनी प्रदेश के पहले शिविर में सभी जरूरी कार्यों को पूरा किया जाएगा। अखाड़े के शिविर में धर्म ध्वजा स्थापना और यज्ञशाला, विश्रामालय, संतों की कुटिया समेत सभी जरूरी काम पूरे करने का लक्ष्य है। बहुत सुंदर, अद्भुत ऐसा आज भूमि पूजन हुआ है कि मैं समझता हूँ जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। राजस्थान के अजमेर में सालों पुराने होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजय मेरू कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर इस होटल का नाम बदलने का फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई। क्योंकि जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। होटल खादिम का नाम बदले जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अजमेर शाह के संस्थापक राजा अजयपाल के नाम पर होटल का नाम रखा जाना अजमेर के गौरव और ऐतिहासिक महोत्सव को और बढ़ाएगा। बाकी अभी ऑफिशियली ऑर्डर जैसे आएंगे हम नाम वगैरह बोर्ड वगैरह भी चेंज करेंगे। लेकिन खादिमों की संस्था अंजुमन कमेटी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इस फैसले पर सवाल उठाया। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बयान जारी कर बीजेपी पर अपना एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया। हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, रबर से तो मिटेगी नहीं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इनको भी गिरा दो। सरवर चिश्ती ने कहा कि दुनिया में हेरिटेज कल्चर को बरकरार रखने की परंपरा है, लेकिन बीजेपी इसे मिटाने पर तुली हुई है, जो दुखद है। संभल के जामा मस्जिद विवाद में पहले कोर्ट से सर्वे का आदेश दिया गया। आदेश के बाद सर्वे टीम मौके पर भी पहुंची, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावों का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद पर अड़ा है। हिंदुओं का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनाई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि प्राचीन काल से ही यहाँ मस्जिद है। हिंदू पक्ष तो मंदिर के सबूत तक का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। और फिर मंदिर मस्जिद के इस विवाद में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हैदराबादी भाईजान ओवैसी की एंट्री हो गई और मामला तूल पकड़ने लगा, क्योंकि ओवैसी ने कहा बाबरी मस्जिद के फैसले ने पूरे हिंदुस्तान में और ज्यादा मस्जिदों को निशाना बनाने के लिए हिंदुत्व ग्रुप को प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं, जिसके समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क भी उतर गए। कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल खराब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। और इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी और आज वहाँ पे गलत ढंग से इस जगह को मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हजारों वर्ष पुराने उस मैप को भी सबूत के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर को दर्शाया गया है। ये तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र है, जो संवत 987 का है और इसके अंदर हरिहर मंदिर को तीर्थराज करके दिखाया गया है और 68 तीर्थ और 19 कूप दिखाए गए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से इस सबूत को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। साथ ही संभल में माहौल तनावपूर्ण न हो, इसके लिए अब पुलिस फोर्स को भी मौके पर मुस्तैद कर दिया गया है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू जगाओ यात्रा पर निकले हैं, जिसका मकसद सनातनियों को एकजुट करना बताया जा रहा है और जाति के जाल से आजाद करना भी मकसद है। इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के छतरपुर से हुई, जिसमें भारी संख्या में संत समाज के लोग भी शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से शुरू होकर 29 तारीख तक ओरछा धाम पर जानी है। बाबा बागेश्वर पदयात्रा के जरिए हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत का हिंदू जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया, जातियों से ऊपर आ रहा। ये क्रांति धीरे धीरे भाषा, बोली, कल्चर, इस विभिन्नताओं में एकता लाएगी और भारत के हिंदुत्व को मजबूत करेगी। इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी साजिशों से भी बचने का नारा दिया और हिंदुओं को इन षड्यंत्रकारियों से बचने की नसीहत दी।
बागेश्वर आपको नजर आएंगे। कहा है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद से देश को बचाना है और जाति पाति हटाना है तो हिंदू एकता यात्रा जरूरी है, अब नहीं तो कभी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में निकली ये यात्रा 160 किलोमीटर की होने वाली है। इस दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई स्थानों पर रुककर भव्य भजन संध्या जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 दिन चलने के बाद 29 नवंबर को इस यात्रा का समापन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक पदयात्रा सनातन के जागरण और हिंदुओं को आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 4 अलग अलग विभागों के 4 अधिकारियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पड़ी इस रेड में जो कुछ भी मिला वो होश उड़ा देने वाला है। क्योंकि कहीं सोने की खदान मिली, कहीं नोटों का ढेर, कहीं बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज। झलक इस तस्वीर में देखिए। नोटों की गड्डियां, कानों के झुमके, हाथों के कंगन, सोने का मंगलसूत्र, गले का हार, सोने की घड़ियां, ये सब चीजें अफसरों के ठिकानों से रेड के बाद बरामद हुई हैं। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक टीम ने बेंगलुरु, मांड्या और चकबल्लापुर सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की। जिन अफसरों के ठिकानों पर छापे पड़े उनमें वरिष्ठ भूविज्ञानी कृष्णावेनी एमसी, कावेरी निरावरी निगम के सतही जल डेटा केंद्र के प्रबंधक दिनेशक महेश और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक एनके थिप्पेस्वामी जैसे बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं। अब तक की छापेमारी में कई किलो सोना चांदी, 7 लग्जरी घड़ियां, सोने के गहने और तमाम संपत्तियों के दस्तावेज शामिल हैं। शक है कि ये सारी दौलत पद का दुरुपयोग कर काले पैसों से कमाई गई, लेकिन लोकायुक्त ने इन अफसरों के प्लान को फेल कर दिया और काली कमाई जब्त कर ली गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चांदपुर के पास लोक निर्माण विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ी है। करीब 6 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का काम 10 महीने बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े गड्ढे हैं। सड़क के दोनों तरफ 2-2 फीट की खुदाई करवा दी, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब हालात ये हैं कि रोजाना गन्ने के भरे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे वाहनों का एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिसके बाद लोग इसे खूनी सड़क भी कहने लगे हैं। 22 मौतें हो चुकी हैं चांदपुर में, और ये मौतें नहीं है, ये तो कत्ल हो गए, जानबूझ के हो रहा है सारा काम। दरअसल बिजनौर पीडब्ल्यूडी विभाग ने 37 करोड़ की लागत से चांदपुर बदायूं मार्ग के चौड़ीकरण का काम 10 महीने पहले शुरू कराया था और जिसे 31 जनवरी 2025 तक पूरा करना था, लेकिन विभाग अब इसमें फॉरेस्ट विभाग से एनओसी का अड़ंगा बता रहा है। फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट के तहत हम लोगों को पेड़ों के काटने की अनुमति चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार को उसके लिए एनओसी के लिए अप्लाई कर रखा है। जब उसकी एनओसी प्राप्त हो जाएगी तब उसका कार्य तेजी से कराया जाएगा। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के मतदान के खत्म होते ही बुलडोजर की दहाड़ एक बार फिर सुनाई देने लगी है। हरदोई में प्रशासन ने पीले पंजे की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। जिन मकानों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है ये अवैध कब्जा कर बनाए गए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले ही कई बार वार्निंग दी थी, लेकिन खुद खाली नहीं किया तो पीले पंजे ने अवैध कब्जे में लगे एक-एक ईंट उखाड़ फेंकी। उन्होंने अपना दरवाजा नहीं गिराया, गरीबों के मकान ढा दिए गए, तो ये गलत किया गया सरकारी तंत्र में। यानी इस बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिसकी जमीन पर कब्जा था वही प्रशासन की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अभी पूरा अतिक्रमण हुआ है, बीच में उन्होंने थोड़ा हटा दिया है, जबकि स्वयं नगर पंचायत उसमें स्वागत द्वार बनाए हुए हैं। यानी जिस प्लॉट को कब्जा मुक्त करने का दावा किया जा रहा था उस पर खुद सरकारी कब्जा है, लेकिन साहब लोगों ने आसपास की सफाई कर अपना कब्जा बनाए रखा और पीड़ित को फिर कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि सरकारी अतिक्रमण पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पुलिस अगर ढूंढने पर आ जाए तो भूसे के ढेर में खोई हुई सुई भी खोज सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसा ही काम किया है, देखिए रिपोर्ट। आंखें काली, माथे पर सफेद बाल और 7 फीट लंबाई, इसे पता कहिए या पहचान, बस इसी क्लू के दम पर नोएडा पुलिस ने महज कुछ घंटों में किसान की चोरी हुई भैंस ढूंढ निकाली।
और ये यहाँ से भैंसे ले जा करके विस्तृत क्षेत्र में किसी निर्जन स्थान में बांध देते थे और वहाँ से फिर जो काटने वाले हैं उनको बेच देते थे। यानी जिस गैंग ने भैंस चुराई वो सालों से इस धंधे में एक्टिव है। पुलिस के इस बयान से ये भी साफ हो गया कि नोएडा जैसे शहर में भैंस काटने वाले गैंग एक्टिव हैं। यानी नोएडा के किसानों सावधान, खतरा शहर में मंडरा रहा है। ये सातिर किस्म के बदमाश हैं और नोएडा के कई थाना क्षेत्रों में इन्होंने भैंस चोरी की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। बहरहाल नोएडा पुलिस का ये काम तो वाकई काबिल तारीफ है। एक किसान भला अपनी भैंस खोकर कहां-कहां ठोकरे खाता, लेकिन एक चिंता की बात भी है कि नोएडा जैसे शहर में भैंस चोरों का गैंग इतने लंबे समय से कैसे एक्टिव है। बर्फबारी के बाद कश्मीर जन्नत सा नजर आता है, लेकिन जब चिनार के पेड़ लाल हो जाते हैं तो कश्मीर दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक बन जाता है और इसी शानदार रंग परिवर्तन को देखने दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सर्दियां आते ही कश्मीर की वादियां लाल रंग में बदल जाती हैं। हरे से लाल और फिर भूरे से रंग में जादुई परिवर्तन और फिर पत्तियों का गिरना और इस पर कदम पड़ते ही सरसराहट का महसूस होना। यही वो चीज है जो दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में चिनार के पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे कि उन पर रंगों की कई परतें चढ़ी हो और चिनारों के पत्ते सुर्ख होकर जब जमीन को छूते हैं तो मानो एक लाल कालीन बिछ जाता है। इसी सब अद्भुत खूबसूरती को देखने के लिए हजारों की तादाद में आजकल पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कश्मीर